Assalamualaikum, dear students. Hope you are fine and enjoying good health at home. My dear students, as you know, we have started a session of second year biology classes, and today there should be our third lecture in which we study some other topics. So these topics are excretion in cockroach and excretion in vertebrates. जैसे कि पहले हमने कुछ मॉडल एनिमल्स में एक्सक्रीशन स्टडी की है, वो सिंपल एनिमल्स थे, हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड अर्थवर्म. अब हम थोड़े से कम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच विच इज़ वन ऑफ द इंसेक्ट. एंड आपको पता है अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो इंसेक्ट्स ही हैं. 53.1% बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसेक्ट्स की ही है. सो इनके सारे सिस्टम, वो डाइजेशन है, वो एक्सक्रीशन है, या जो भी दूसरे सिस्टम हैं, वो सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड हैं. और यही एक वजह है कि अर्थ के ऊपर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स. और एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स में हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो हैं जी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, रिवर एंड यूरिनरी सिस्टम. सो अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि इस एक्सक्रीशन किसे कहते हैं. सो एक्सक्रीशन कहते हैं बेटा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी. अब जैसे आपको अगर याद हो कि प्रीवियस टॉपिक में हमने जो भी टॉपिक स्टडी किए थे उसमें जिनमें एक्सक्रीशन देखी थी, जिन एनिमल्स में भी देखी थी, तो उनमें ख़ास किस्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थे, सिर्फ हाइड्रा को छोड़ के. हाइड्रा में कोई ख़ास किस्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं थे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होती थी. इसके अलावा प्लेनेरिया और अर्थवर्म में ख़ास किस्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थे जिनको हमने प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम का नाम दिया था. इसी तरह से इंसेक्ट्स में भी ख़ास किस्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं. अब ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन रखी हुई है कि मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है. सो दीज आर एक्सटेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर adapted to collect excretory products from हेमोलिम्फ. हेमोलिम्फ एक्चुअली बेटा मीडियम ऑफ लाइफ होता है आर्थ्रोपोड्स के लिए, जैसे हमारे लिए मीडियम ऑफ लाइफ ब्लड होता है. सो दैट्स वाई इनके लिए, इंसेक्ट्स के लिए मीडियम ऑफ लाइफ जो है वो हेमोलिम्फ होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी एडअप होते हैं. और इसके अलावा एक्सक्रीटरी वेस्ट भी उसी में पोर डाउन किए जाते हैं. और वहाँ से ये जो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर हैं मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ये उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको सेंड बैक कर देते हैं बॉडी में से एलिमिनेट करवाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ. सो नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली पैसेज वे है या पाथ वे है जहाँ से वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो हैं वो मूव करते हैं और किस तरह से बॉडी से एग्जिट आउट होते हैं. तो ये जो सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर रखे हुए हैं वन बाय वन, तो ये बेटा उनको इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो मूव करेंगे और एग्जिट करेंगे बॉडी को. So hemolymph, as I tell you that hemolymph is the medium of life for the insects. तो hemolymph जो है इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, इंसेक्ट्स ने उनको एब्जॉर्ब किया. उसके बाद अब काम आता है मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स का. मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स की, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड सेंड इट बैक टू द मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स lumen. From Marpighian tubules lumen, heterogeneous wastes are transported toward the hindgut, then to the rectum and then anus. Keep it in mind, ये जो लास्ट वाले 3 हेडिंग्स हैं, हाइंडगट, रेक्टम और एनस, ये बेटा एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं. और जो ऊपर वाले जो मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है. और हेमोलिम्फ जो है ये पूरा फ्लूइड जो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर. सो बॉडी में से मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स ने एब्जॉर्ब किया
एक्सक्रीटरी वेस्ट को, और उसको सेंड बैक कर दिया किसकी तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ये डायग्राम इस पॉइंट को ज़्यादा क्लैरिफाई करेगी। देखें यहाँ पे जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको ग्रीन ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअली मार्कपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, और पिंक जो आपको नज़र आ रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके अलावा ये जो ब्लैक एरो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। और इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बेटा यूरिक एसिड है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं और बहुत ही शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। सो दैट्स वाई इनके अंदर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट जनरेट आउट होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। अब देखें आप इस ब्लैक एरो को अगर देखते हैं तो हेमोलिम्फ से मार्कपीजियन ट्यूब्यूल्स की तरफ साल्ट्स, यूरिक एसिड और वाटर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें साल्ट, वाटर और यूरिक एसिड पहुंच जाते हैं कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचने के बाद जो साल्ट और वाटर होते हैं ये बॉडी को रिटर्न बैक किए जाते हैं, और बाकी जो बच जाता है यूरिक एसिड ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेक्टम की तरफ, एंड फाइनली एनस के थ्रू ये बॉडी को एग्जिट आउट कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ये एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक का ही इमेज है, ताकि आपको क्लियर हो जाए जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए वो टेक्स्ट बुक में किस तरह से उनको एलाबोरेट किया गया है, किस तरह से सेंटेंसेस की फॉर्म में उसको लिखा गया है। सो वी रीड इट आउट। Terrestrial arthropods, particularly in the insects, the excretory structures are adapted to collect excretory product from hemolymph in sinuses through suspended tubular structures called Markpighian tubules. तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक्चुअली मार्कपीजियन ट्यूब्यूल्स की डेफिनेशन है कि मार्कपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं क्या, ये सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जिनके थ्रू हेमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दीज मार्कपीजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ। अगेन वही बात है, हेमोलिम्फ के वे मैं आपको वही बताऊंगी कि हेमोलिम्फ क्या है, इंसेक्ट्स के लिए मीडियम ऑफ लाइफ है। These are the only excretory structure in animal kingdom that are associated with the digestive tract. तो वो कहते हैं ये सिर्फ एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर है इंसेक्ट्स के अंदर जिसका कनेक्टिंग लिंक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, और ये जो लिंक है ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के ग्रुप के लिए ही स्पेसिफाई है, और कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में मिले होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फीचर है तो सिर्फ इंसेक्ट की है, और यही एक फीचर की वजह से इनकी अडाप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट्स फ्लूइड्स इंक्लूडिंग साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ इनटू ट्यूब्यूल्स ल्यूमन। ये वही पैसेज वे जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट्स हैं ये हेमोलिम्फ से आते हैं, मार्कपीजियन ट्यूब्यूल्स की तरफ जाते हैं, और उसके बाद ये भेजे जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ। Fluid then passes to hindgut into the rectum. Rectum reabsorbs most of salts and water, thus nitrogenous wastes are excreted as solid excreta in the form of uric acid crystals along with feces. और उसके बाद जब वो पहुंच जाते हैं रेक्टम की तरफ तो रेक्टम में से साल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको बॉडी की तरफ वापस भेज दिया जाता है, और जो बाकी बच जाता है यूरिक एसिड उसको बॉडी से एग्जिट आउट करवाया जाता है। दिस काइंड ऑफ एडाप्टेशन इन एक्सक्रीशन इज द सक्सेस ऑफ दीज एनिमल्स ऑन लैंड विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो यही वो फीचर है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर रहने के काबिल हुए। तो यहाँ तक बेटा हमारा जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट टॉपिक है वो एंड हो जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। एज वी आल नो वर्टिब्रेट्स आर द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स on this planet Earth. These are the animals which have a very, very modified features like nervous system, like digestive system, like excretory system, and many other systems which are present in man are better than all other animals.
बट वर्टिब्रेट्स जो हैं इनके जो एंसेस्टर्स थे वो उनमें जो कुछ कुछ फीचर्स जो थी बेटा वो मिलती जुलती थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो कुछ फीचर्स थी वो मिलती जुलती थी अर्थवर्म से। सो यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स द कार्डेट्स हैव सेगमेंटरी अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लाइक मेटानेफ्रीडिया इन अर्थवर्म। आपको याद हो अर्थवर्म में हमने जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वो मेटानेफ्रीडिया था। नेक्स्ट है जी हैग फिशेज हैव किडनीज विद सेगमेंटरी अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स। जब भी हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो सबसे जो कदीमी वर्टिब्रेट हैं वो फिशेज़ हैं और फिशेज़ में भी सबसे जो एंसेस्ट्रल ग्रुप है वो हैग फिशेज़ का है। सो हैग फिशेज़ जो हैं इनमें जो किडनीज थी वो सेगमेंटरी अरेंज्ड थी। नेक्स्ट है किडनीज आल्सो कंटेन न्यूमेरस ट्यूब्यूल्स बट आर नॉट सेगमेंटरी अरेंज्ड। अब कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स में भी हैं जिनमें किडनीज जो है वो सेगमेंटरी अरेंज्ड नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। हाँ जी, नेफ्रॉन क्या है? कोई भी सिस्टम है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या वो नर्वस सिस्टम, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का सेल जिसकी कम्बिनेशन से वो पूरा सिस्टम जो है वो बना होता है। इसी तरह से यूरिनरी सिस्टम जो है, इनका जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं किडनीज, वो भी बने हुए होते हैं बेटा एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट से, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। हाँ जी अब हम मॉडल एनिमल यानी कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में देखें जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है आपकी बुक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कंसीडरिंग द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज, the generation of waste is primarily done at metabolic level and these are called metabolic wastes. सो ये स्टेटमेंट ये इंडिकेट करती है कि एक्सक्रीशन जो है ये एक अडाप्टिव फीचर है किसी भी एनिमल की, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि जस्ट इनटेक हो और एग्जिट आउट ना हो किसी भी चीज़ का, किसी भी हम कह सकते हैं एनिमल के लिए, तो दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल सिचुएशन। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स मैन में बनते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे पास बेटा यूरिया हो गया, इसी तरह से क्रेटाइन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि मैन के अंदर बनते हैं। अब आपकी बुक ये कहती है कि दीज इंक्लूड यूरिया प्रोड्यूस्ड फ्राम द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड, जिसे हम डीएमिनेशन कहते हैं, creatinine produced from muscle creatine, uric acid from nucleic acids। नेक्स्ट है हमारे पास bilirubin एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स। अब ये सारे डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं और इनको एलिमिनेट आउट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है बॉडी से। मेटाबॉलिक वेस्ट्स आल्सो इंक्लूड्स the toxins produced within the body। ये नेक्स्ट इमेज है आपकी बुक का। सो इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेटाबॉलिक वेस्ट आल्सो इंक्लूड द टॉक्सिन्स produced within the body and ingested into the body such as pesticides, drugs and food additives। The process of wastes in the body the presence of wastes in the body causes serious hazards thus are eliminated by excretory system। सो ये वही बात कि जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट आउट करवाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएं तो टॉक्सिन्स जो हैं ज़ाहिर बात है पॉइजनस एक इन्वायरमेंट जनरेट आउट कर देंगी, हमारे सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे और अल्टीमेटली वो जो पर्सन है उसका सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट जो सेकंड नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो हमारे पास है बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी कि इन सारे जो भी वेस्ट मेटाबॉलाइट्स हैं इनको बॉडी से एलिमिनेट आउट करवाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं ह्यूमन बॉडी में, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
तो देखिए जी, इसमें लिखा है कि रिवर एंड किडनीज आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा अहम जो वाइटल रोल होता है वो रिवर और किडनीज का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिवर एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द किडनीज। So, river is the central station of metabolism and consequently the body's metabolic clearing house. अब रिवर को हमारी बॉडी का प्योरीफिकेशन हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिवर की तरफ भेज दिया जाता है। रिवर उसे डिटॉक्सीफाई करके मेटाबॉलिक वेस्ट में कन्वर्ट करके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भेज देता है, वहाँ से वो बॉडी को एग्जिट आउट कर देते हैं। Due to this characteristic, river functions are pivotal to homeostasis and involve interaction with most of body's organ system. यही वजह है, वो कहते हैं इसका जो फंक्शन है रिवर का वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बॉडी के दूसरे ऑर्गन सिस्टम के काम करने के लिए। River supports the excretory role of the kidney by detoxifying many chemical poisons and produce ammonia, urea and uric acids from the nitrogen of amino acid. लास्ट टॉपिक में हमने यूरिया साइकिल डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये साइकिल जो है ये बेटा कहाँ पे होता है, ये रिवर में होता है। इसी तरह से ना सिर्फ यूरिया बल्कि अमोनिया और यूरिक एसिड जो है इनकी सिंथेसिस भी कहाँ पे होती है, रिवर में होती है। बिकॉज़ ये तीनों ही चीज़ें जो है पॉइज़न हैं। पॉइज़न जो है इनकी जो हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन जो है वो कहाँ पे होती है, वो रिवर में होती है। रिमूवल ऑफ साल्ट्स विद वाटर बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबम फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड्स सीम्स टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। इसी तरह से जो हमारा पसीना होता है स्वेट ग्लैंड से एग्जिट आउट होता है, उसमें भी ख़ास किस्म के साल्ट होते हैं। तो इसका एग्जिट आउट होना वो भी कहाँ पे होता है, वो भी किसके थ्रू होता है, रिवर के थ्रू होता है। रिवर में इसकी फॉर्मेशन होती है और फिर ये पूरी बॉडी से एग्जिट आउट होता रहता है। और सीबम कहते हैं ख़ास किस्म के ऑयल को, जैसे बाज़ पर्सन्स होते हैं उनकी स्किन बहुत ऑयली होती है, तो ये असल में सीबम ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। सीबम ग्लैंड्स सब में होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। सो ये जो ऑयल होता है ये भी एक्चुअली एक्सक्रीटरी इन नेचर होता है। ये भी ख़ास किस्म की टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से एग्जिट आउट हो रही होती है। नेक्स्ट है बेटा, द रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इज़ फॉर द पर्पस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो वो कहते हैं थर्मोरेगुलेशन किसका फंक्शन है, असल में स्वेट का फंक्शन है। पसीना हमें ठंडा भी रखता है। गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, सर्दियों में देखें पसीना ऑलमोस्ट नहीं आता, बहुत कम आता है। उसकी वजह यह है कि गर्मियों में हमें हमारी बॉडी को ठंडा रहने की ज़्यादा नीड होती है। सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होता है, और सर्दियों में जो है वो हमें पसीना जो है बहुत कम आता है, क्योंकि अब हमें नीड नहीं होती इतनी ज़्यादा ठंड की, बाहर की सराउंडिंग की ठंड इतनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जी, एंड ऑफ सीबम ऑन द स्किन इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सीबम जो है, अब ये दोनों का फंक्शन बताया गया, स्वेट का और सीबम का। स्वेट का किरदार है थर्मोरेगुलेशन में और सीबम का है प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अब नेक्स्ट जो है ये बेटा अगेन फिर वही यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको अगेन बताने की नीड नहीं है। इसमें फिर वही सारे प्रिकर्सर बताए गए हैं, ऑर्निथीन है, सिट्रोलिन है, आर्जिनिन है, आर्जिनिनोसक्सिनेट है, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो येलो बॉक्स में एक टेबल दी गई है, ये एक्चुअली फंक्शन है, मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन है रिवर के, कि होम्योस्टेसिस में क्या क्या फंक्शन अदा करता है रिवर। तो ये जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन है जी सिंथेसिस, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ये सिंथेसाइज करता है रिवर, और वो होम्योस्टेसिस में बॉडी को हेल्प करते हैं। सो ये सिंथेसाइज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इसका फंक्शन जो है वो जो सामने वाला बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है, इसका फंक्शन ये है कि सपोर्ट्स किडनीज इन वेस्ट डिस्पोजल। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन्स की सिंथेसिस, लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन एटसेट्रा। तो इनका जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग और मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बाइल।
बाइल भी प्रोड्यूस होती है लिवर में, जो एक्स्ट्रा फैट्स हम ले लेते हैं तो उससे जो है ये बनती है। तो इसका फंक्शन है इमल्सिफाइज फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है जी लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन, ये भी लिवर में बनते हैं और इनका ये काम है कि ये ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन्स। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है, एक सिंथेसिस था यानी कि कौन कौन सी चीज़ें लिवर सिंथेसाइज करता है। अब नेक्स्ट है जी स्टोरेज। लिवर में कुछ चीज़ें जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाती हैं वो स्टोर भी होती हैं। वो कौन सी हैं? वो आयरन और ग्लाइकोजन है बेटा। आयरन हेल्प करता है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में एज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हेमोग्लोबिन, एंड ग्लाइकोजन जो है ये एनर्जी स्टोर करती है, एनर्जी रिजर्व। जो भी ग्लूकोज की फॉर्म में हमने फूड ली वो बहुत ज़्यादा होगी हमारी नीड के मुकाबले में, तो फिर वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। तो ये ग्लाइकोजन मेनली हमारे लिवर में, इसके अलावा हमारे मसल्स में भी ये स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन, यानी कि एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। सो इसका अगेन वही काम कि एनर्जी स्टोरेज एंड यूज़। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फंक्शन है रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग में देखें कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स ई.जी. आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन, ये रिसाइकल होते हैं किसमें? डिफरेंट उसमें प्रिकर्सर्स में, और ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़। लास्ट फंक्शन जो है वो हमारा है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का। तो मैनी हार्मफुल केमिकल्स लाइक फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, इसमें जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो डिटॉक्सीफाई होके डिफरेंट वेस्ट मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बॉडी से ऐसे एग्जिट आउट हो जाते हैं। सो इफ़ेक्ट ऑन होम्योस्टेसिस ये है कि असिस्ट किडनीज इन टॉक्सिन डिस्पोजल। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम जो है मैन का, उसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो इसके जो पार्ट्स हैं बेटा हमारे पास आपकी बुक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल है जी अ पेयर ऑफ किडनीज कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन। फर्स्ट तो बेसिकली ये नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यूरिनरी सिस्टम का वो किडनीज़ हैं। एक नहीं, दो किडनी, एक पर्सन में दो किडनीज़ होती हैं। एक राइट किडनी होती है और एक लेफ्ट किडनी होती है। दोनों की पोजीशन का, साइज का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी बुक की स्टेटमेंट। अ पेयर ऑफ किडनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन्स। तो किडनी में बहुत से फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। द नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई वाया द रीनल आर्टरीज विच लीव ईच किडनी वाया द रीनल वेन। तो आर्टरी और वेन किडनीज़ की तरफ आर्टरीज आती हैं और वेन किडनीज से जाती हैं। ब्लड किडनीज़ में आता है आर्टरीज की तरफ और उसको लीव करता है वेन के थ्रू। द फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट weight of kidney accounts for less than 1% of the total body weight while receive 20% of blood supplies with each cardiac beat। अब ये उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है किडनी की, कि एक किडनी का जो वेट है वो टोटल हमारी बॉडी के 1% होता है। दो किडनीज़ हैं तो 2% हो जाएगा, और एक किडनी जो है वो 20% ब्लड रिसीव करती है ईच कार्डियक बीट में। तो दो किडनीज जो हैं वो रिसीव करेंगी 40%। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है वो है फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम। यूरिन इज कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी पेल्विस। किडनी का जो अगला हिस्सा है, एक सोलन सा पोर्शन होता है, उसको हम पेल्विस कहते हैं। ये बेसिकली बेटा एक सेंट्रल कैविटी होती है, और जो यूरिन है जब बन जाता है किडनी के अंदर
तो ये फॉर द शॉर्ट टाइम यहीं पे स्टोर होता है पेल्विस में, और उसके बाद जब इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है बॉडी में, फिर ये बॉडी को एग्जिट आउट करता है। नेक्स्ट है जी, यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू आर डक्ट यूरिटर। पेल्विस से अगला पोर्शन जो है वो यूरिटर है। द यूरिटर्स ऑफ बोथ द किडनीज ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरिथ्रल ऑरिफाइस। उसके बाद है जी, यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा which empties near the vagina in females or through the penis in males। तो ये जी उसका नेक्स्ट पोर्शन है यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद है जी यूरिथ्रा। स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड द यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लैडर। ये जो लास्ट हमने पूरा पैराग्राफ स्टडी किया है, ये आपको ज़्यादा एलैबोरेट होगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखें, ये बेटा पाथवे ऑफ ब्लड या यूरिन है इन यूरिनरी सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग में ब्लड और स्लैश डाल के यूरिन इस वजह से लिखा है क्योंकि जो एंटर होगा वो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर ही यूरिन होगा। एक स्टेज पे आके यूरिन बन जाएगा और अब ब्लड जो है वो दोबारा सेंड बैक कर दिया जाएगा बॉडी की तरफ, और जो यूरिन है वो सेंड बैक कर दिया जाएगा फर्दर फॉर इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। सो देखें, नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई से ब्लड आएगा, भेज दिया जाएगा रीनल आर्टरीज की तरफ किडनी में। अब किडनीज जो हैं ये उसको लेंगे, और किडनीज के अंदर ही आपको पता है यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया वो जो है बन के आ जाता है यहाँ पे। अब किडनीज में भी यूरिया फॉर्मेशन होती है, लिवर में भी होती है। तो किडनीज में जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और बाकी जो ब्लड है वो रीनल वेन की तरफ बॉडी को भेज दिया जाएगा, ब्लड बॉडी को भेज दिया जाएगा। बट जो यूरिया बन गया है वो कहाँ भेजा जाएगा, वो बेटा पेल्विस में भेजा जाएगा। ठीक है, अब जो यूरिन बन चुका उसको कहाँ भेज दिया गया, पेल्विस की तरफ, और ब्लड को वापस भेज दिया गया रीनल वेन के थ्रू बॉडी की तरफ। नेक्स्ट है जी, पेल्विस के बाद पेल्विस में फॉर द शॉर्ट टाइम यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, और जब इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा तो ये यूरिन जो है इसको भेजा जाएगा यूरेटर की तरफ। यूरेटर के बाद वो पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद यूरेथ्रा में, उसके बाद यूरिथ्रल ऑरिफाइस के थ्रू वो बॉडी को एग्जिट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग में 2 किडनीज होते हैं, वैसे ही यूरिटर्स भी 2 होती हैं, पेल्विस भी 2 होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है और जो यूरिथ्रा है वो भी एक होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के आगे नेफ्रॉन इस वजह से लिखा है क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का वो नेफ्रॉन ही है। सो नीचे अगेन वही डेफिनेशन है नेफ्रॉन की जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अब नीचे जो फर्दर टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो बेसिकली 3 टाइप की नेफ्रॉन होती हैं किडनी में, उनकी लोकेशन की बिहाफ पे ये टाइप्स बनाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दीज नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द कॉर्टेक्स। नेक्स्ट टाइप है मेडुलरी नेफ्रॉन्स। दीज नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन होता है किडनी का, मेडुला इनर पोर्शन होता है। और थर्ड टाइप जो है वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। दीज नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये इन बिटवीन होते हैं कॉर्टेक्स के मेडुला के। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे किडनी की डायग्राम है। तो यहाँ पे देखें जी, इनर जो आपको लेयर नज़र आ रही है वो कॉर्टेक्स है, और उसके जो नीचे है वो मेडुला है। उसके बाद ये एक डिप्रेशन है बेटा, बिल्कुल एंड पे जाके वो है रीनल हिलस, और उसके बाद एक रीनल आर्टरी भी दिखाई गई है रेड कलर में, जिसके थ्रू ब्लड एंटर होता है किडनी में, और रीनल वेन भी है जिसके थ्रू ब्लड लीव करता है किडनी को,
और उसके बाद वो जो सेंट्रल कैविटी अभी मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पे फॉर द शॉर्ट टाइम यूरिन बनने के बाद स्टोर होता है, उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट डक्ट आप एक देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब नेक्स्ट है जी, अब हम आते हैं नेफ्रॉन की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी डायग्राम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि इसके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करेंगे। सो नेफ्रॉन हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट जो पार्ट है बेटा वो है बुमेन कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल असल में एक कप शेप्ड स्वेलिंग होती है। पहला पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो बुमेन कैप्सूल है। अब देखें नेक्स्ट जो है पार्ट वो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस असल में ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, कलेक्शन होती है, बाग ऑफ कैपिलरीज है जो कि बुमेन कैप्सूल ने इसको सराउंड किया हुआ होता है, इस बाग ऑफ कैपिलरीज को। अब यही जो ग्लोमेरुलस है ये फर्दर कंटिन्यू हो के एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल बनाती है। इसी की ही फर्दर जो है हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल बनाती हैं। सो एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल में एक्चुअली जो डिफरेंस होता है वो ब्लड की एंट्री और एग्जिट का होता है। एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जो है वो ब्लड ग्लोमेरुलस में बुमेन कैप्सूल में आता है, अराइव होता है, और इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जो है वो लीव करता है ग्लोमेरुलस को। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये भी बेटा यही एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल जो हैं ये फर्दर सब डिवाइड होके जो बना देती हैं कैपिलरीज, उनको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और उसके बाद है जी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट जो पार्ट है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। नेक्स्ट है जी रूप ऑफ हेनरे, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और है जी डिस्टल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पार्ट है जी कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें एंड में आकर यूरिन जो है कलेक्ट हो जाता है और बहुत सी नेफ्रॉन्स जो हैं वो आके कलेक्टिंग डक्ट में एम्प्टी होती हैं, वहाँ से वो पेल्विस की तरफ भेज दी जाती हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, कुछ पार्ट्स को मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है और कुछ को मैंने रेड में लिखा हुआ है। इसके पीछे जो बेसिक मेरा मकसद था वो ये था कि मैं आपको बता सकूं कि नेफ्रॉन के वो कौन कौन से हिस्से हैं जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, बेसिकली कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन नेफ्रॉन एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और कौन से होते हैं जो उसका अपना हिस्सा होते हैं, जो बेसिकली ही नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। सो ये जो बेटा ब्लैक में है बुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, रूप ऑफ हेनरे, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, असल में नेफ्रॉन के यही पार्ट्स हैं। और जो ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं जो कि कनेक्ट होते हैं नेफ्रॉन के ऊपर, इनकी रैपिंग होती है, लेकिन ये बेसिकली आते कहाँ से हैं, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आते हैं, क्योंकि जो यूरिन ने बनना है तो वो आएगा कहाँ से, ब्लड से ही आएगा। तो दैट्स वाई ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन्स। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं डायग्राम को, उन्हीं पार्ट्स को जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा आपको येलो नज़र आ रहा है ये वही पार्ट हैं जो अभी मैंने आपको वहाँ पे ब्लैक में लिखे हुए थे, और जो रेड और ब्लू में नज़र आ रहे हैं ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं, और ये वो वाले पार्ट हैं जो मैंने रेड में लिखे हुए थे। ठीक है बेटा। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है जी ग्लोमेरुलस, बाहर इसकी कवरिंग है बुमेन कैप्सूल, इसी तरह से एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू अराइव हो रहा है ब्लड, और उसके बाद इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू उसको एग्जिट आउट कर रहा है बॉडी को। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है नेफ्रॉन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। उसके बाद यू शेप्ड आपको रूप ऑफ हेनरे नज़र आ रहा है, जिसकी दो रूप्स हैं, डिसेंडिंग रिम्ब और असेंडिंग रिम्ब। डिसेंडिंग रिम्ब डाउनवर्ड है और असेंडिंग रिम्ब जो है वो अपवर्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं, और फिर उसके बाद है जी लास्ट वन पोर्शन जो है वो कलेक्टिंग
डक्ट है। ये बिल्कुल एक ट्यूबुलर डायग्राम है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी कि नेफ्रॉन्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली आपकी बुक का ही एक इमेज है, यहाँ से ही हम इनको देख लेते हैं जी। सो फर्स्ट फंक्शन जो है वो है बेटा फिल्ट्रेशन। ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू वुमेन कैप्सूल। अब फर्स्ट पार्ट कौन सा है नेफ्रॉन का, वुमेन कैप्सूल है। तो वुमेन कैप्सूल में ही ये फर्स्ट फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का। It is specifically filtered here unlike at the other parts of vessels because glomerulus walls are porous and the fraction of blood pressure reaching here provides the filtration pressure. अब यहाँ पे एक ख़ास किस्म का प्रेशर जनरेट होता है जिसके थ्रू ब्लड में से यूरिन को एग्जिट आउट करवाया जाता है। तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है ना। ब्लड जो है जो प्योरीफाई हो जाता है वो बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है और जो यूरिन बन जाता है वो फर्दर पार्ट में भेज दिया जाता है नेफ्रॉन के। नेक्स्ट है द फिल्ट्रेट अपेयरिंग इन वुमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब वो जो फ्लूइड बन गया है ना उसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस में बन गया इस वजह से हम उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं। विच कंटेन्स न्यूमेरियस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स एटसेट्रा इन द एक्वस सोल्यूशन। ये चीज़ें दोबारा भेज दी जाएंगी बॉडी की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है जी रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो भी और ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड्स हैं उनको दोबारा जो फर्दर पार्ट हैं ग्लोमेरुलस के बाद जो फर्दर पार्ट्स हैं उनमें इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। All the useful constituents of the glomerular filtrate are reabsorbed in proximal tubules and when filtrate leaves proximal tubules it mostly contains nitrogenous waste. अब नेक्स्ट जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से नेक्स्ट यानी कि अब ग्रुप ऑफ हैंगर की तरफ जो फिल्ट्रेट जाएगा उसमें अब सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। जो भी यूज़फुल चीज़ें होंगी वो दोबारा रीअब्जॉर्ब कर दी जाएंगी कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है सिक्रीशन। बेसिकली सिक्रीशन का वर्क जहाँ पे भी हम बायोलॉजी में सुनते हैं हमारा इसके हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, बट नेफ्रॉन इज़ नॉट अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, इट इज़ एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हार्मोन नहीं सिक्रेट आउट होंगे बल्कि ख़ास किस्म के हाइड्रोजन आइंस सिक्रेट आउट होते हैं टू मेंटेन द pH बैलेंस। देखें जी, द ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो सिक्रेट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमेन। दिस सिक्रेशन इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड इज़ मेनली ऑफ हाइड्रोजन आइंस टू बैलेंस pH वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब हमारे लेक्चर का एंड होता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड एट द एंड आपको मैंने वही एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी थी बेटा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आपको लेक्चर जो हैं वो रिसीव होते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में